नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 12 के सब्जेक्ट सामान्य हिंदी में मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का सारांश बताऊंगी। देखिए दोस्तों, हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का सारांश लिखने को आता है। तो देखिए दोस्तों, अब की बार भी 24 फरवरी की पेपर में मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पाठ का सारांश लिखने को आएगा। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पाठ का सारांश 5 से 10 नंबर में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 5 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों का 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और आज हम बताएंगे कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में कौन कौन सी हेडिंग डाली जाएगी और उसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है। तो आइए दोस्तों, हम आप लोगों को बताते हैं मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का सारांश। तो हम इसमें लिखेंगे, देखिए दोस्तों, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। तो हम इसमें देखेंगे, पंडित सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सन 1921 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक के मध्य घटित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं और राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भावनाओं को चित्रित किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में सन 1921 से सन 1947 ईस्वी तक के मध्य घटित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं और राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भावनाओं को चित्रित किया गया है। देखिए दोस्तों, पंडित सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में सन 1921 से सन 1947 ईस्वी तक के मध्य घटित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं और राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भावनाओं को चित्रित किया गया है। देखिए दोस्तों, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है और इसमें 1921 से 1947 ईस्वी तक के सभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भावनाओं को चित्रित किया गया है। फिर अब दोस्तों, हम आगे हेडिंग डालेंगे। पहला हमारा है मुक्ति यज्ञ का संक्षिप्त कथानक। मुक्ति यज्ञ का संक्षिप्त कथानक, आप इसको हेडिंग डालेंगे मुक्ति यज्ञ का संक्षिप्त कथानक। तो इसमें हम लिखेंगे कि अंग्रेज शासकों ने नमक पर कर बढ़ा दिया था। अंग्रेजी शासकों ने नमक पर कर बढ़ा दिया था। गांधी जी ने उनका डटकर विरोध किया। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने व सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से 200 मील की दूरी पर समुद्र तट पर स्थित डांडी ग्राम को चुना। देखिए दोस्तों, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में हम नमक कानून के बारे में पढ़ेंगे, नमक कानून सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें अंग्रेजी शासकों ने नमक पर कर बढ़ा दिया था। गांधी जी ने उनका डटकर विरोध किया। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने व सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से 200 मील की दूरी पर समुद्र तट पर स्थित डांडी ग्राम को चुना था। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पास से नमक उठाकर नमक कानून को भंग कर दिया। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने नमक कानून का विरोध करने के लिए उन्होंने साबरमती आश्रम से 200 मील दूरी पर समुद्र तट के किनारे पर उन्होंने पैदल गया और वहां पे उन्होंने डांडी ग्राम को चुना और वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पास से नमक उठाकर नमक कानून को भंग कर दिया। गांधी जी का उद्देश्य नमक बंधन नहीं था। वे तो इस कानून का विरोध करना और जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। दोस्तों, गांधी जी का उद्देश्य नहीं था कि नमक कानून को बंधना, बल्कि वे चाहते थे कि नमक कानून का विरोध हो और जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। वे शासन का विरोध करके भारतीयों का आह्वान स्वतंत्रता प्राप्ति के महान यज्ञ हेतु करना चाहते थे। महात्मा गांधी शासन का विरोध करके भारतीयों का आह्वान और स्वतंत्रता प्राप्ति के महान यज्ञ हेतु करना चाहते थे। देखिए दोस्तों, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का संक्षिप्त कथानक में हम देखेंगे कि
कि अंग्रेजी शासकों ने नमक पर कर कैसे बढ़ाया और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को कैसे, नमक कानून को कैसे भंग किया और उन्होंने भंग करने के लिए कहाँ गए। तो देखिए दोस्तों, हम पहले हेडिंग डालेंगे कि मुक्ति यज्ञ का संक्षिप्त कथानक। मुक्ति यज्ञ का संक्षिप्त कथानक हेडिंग डालेंगे तो इसमें लिखेंगे अंग्रेजी शासकों ने नमक पर कर बढ़ा दिया था। गांधी जी ने उनका डटकर मुकाबला या डटकर विरोध किया। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने व सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से 200 मील की दूरी पर समुद्र तट पर स्थित डांडी ग्राम को चुना। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने व सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से 200 मील की दूरी पर समुद्र तट पर स्थित डांडी ग्राम को चुना। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पास से नमक उठाकर नमक कानून को भंग कर दिया। देखिए दोस्तों, जब महात्मा गांधी डांडी ग्राम पहुंचे, साबरमती आश्रम से 200 मील तक उन्होंने पैदल चला और वहां पर जाकर उन्होंने डांडी ग्राम को चुना था। तो वहां डांडी ग्राम में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक कानून को उठाकर नमक कानून को भंग कर दिया। और गांधी जी का उद्देश्य नमक बंधना नहीं था, वे तो इस कानून का विरोध करना और जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। वे शासन का विरोध करके भारतीयों का आह्वान स्वतंत्रता प्राप्ति के महान यज्ञ हेतु करना चाहते थे। अब दोस्तों, हमारा अगला हेडिंग रहेगा कि अब हम पहले देखेंगे नमक सत्याग्रह के बारे में। अब हमने मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का संक्षिप्त कथानक पढ़ लिया। अब हम इसमें हेडिंग वाइज देखेंगे। तो पहली हमारी हेडिंग रहेगी नमक सत्याग्रह, दूसरा रहेगा बहिष्कार, मतलब नमक सत्याग्रह का बहिष्कार उन्होंने कैसे किया। फिर हमारी अगली हेडिंग रहेगी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया। फिर आगे हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता और बापू की हत्या, भारतीय स्वतंत्रता और महात्मा गांधी की हत्या। तो दोस्तों, हमारा पहला हेडिंग है नमक सत्याग्रह। अब हम नमक सत्याग्रह में देखेंगे तो इसमें लिखेंगे गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी गांव पहुंचे। गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी गांव पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी गांव पहुंचे और सागर तट पर नमक कानून बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। देखिए दोस्तों, नमक सत्याग्रह में हम देखेंगे कि गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी गांव पहुंचे। गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी गांव पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। सागर तट पर नमक बना करके नमक कानून तोड़ा। यहीं से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यहीं से देखिए दोस्तों, जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से डांडी गांव पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया, तभी से सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ हुआ। सत्य की इस आंदोलन को देखकर सारा विश्व आश्चर्यचकित हो गया। सत्य की इस आंदोलन को देखकर सारा विश्व चकित हो गया। तो नमक कानून में हम बस इतना ही देखेंगे। देखिए दोस्तों, नमक कानून क्या था कि गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी गांव पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। यहीं से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ। सत्य की इस आंदोलन को देखकर सारा विश्व आश्चर्यचकित रह गया। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला हेडिंग रहेगा बहिष्कार। बहिष्कार में हम देखेंगे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों ने इस महान भारत नायक बापू को कारागार में बंद कर दिया। देखिए दोस्तों, जब महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से डांडी गांव पहुंचे, तो डांडी गांव पहुंचने के बाद उन्होंने समुद्र के तट पर जा करके नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। महात्मा गांधी ने समुद्र तट के किनारे जाकर नमक कानून को भंग कर दिया। तब अंग्रेजों ने इस महान भारत नायक बापू जी को, यानी कि महात्मा गांधी को ही बापू कहते हैं, तो महात्मा गांधी को उन्होंने कारागार में बंद कर दिया। बापू ने कारागार से ही लोगों को संदेश दिया कि सभी लोग अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कर दें। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को जेल में यानी कि कारागार में बंद कर दिया, तो महात्मा गांधी ने कारागार से ही लोगों के लिए संदेश भेज दिया कि सभी भारतीय लोग अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कर दें, यानी कि वे किसी भी अंग्रेजी वस्तु का उपयोग ना करें।
देखिए बहिष्कार में हम देखेंगे कि महात्मा गांधी ने किस चीज का बहिष्कार किया। तो दोस्तों देखिए, जब महात्मा गांधी ने समुद्र तट के किनारे पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया, तभी से सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। और सत्याग्रह प्रारंभ होने के बाद अंग्रेजों ने इस महान भारत नायक बापू यानी कि महात्मा गांधी को कारागार में बंद कर दिया। और तभी बापू ने कारागार से ही लोगों को संदेश भेज दिया कि सभी भारतीय लोग अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कर दें, यानी कि वे किसी भी अंग्रेजी वस्तु का उपयोग ना करें। तो दोस्तों बहिष्कार में हम इतना ही देखेंगे, फिर हम आगे अगला हमारा हेडिंग रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला हमारा हेडिंग रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम देखेंगे तो इसमें लिखेंगे, बापू ने भारतीयों को समझाया कि अंग्रेजों की आज्ञा का पालन न किया जाए। बापू ने सभी भारतीयों को समझाया कि जो अंग्रेज कहें वह कार्य ना किया जाए, यानी कि अंग्रेजों की आज्ञा का पालन हम नहीं करेंगे और उनके द्वारा दी गई नौकरियों को भी त्याग दिया जाए, और जो वे नौकरी देंगे उनको भी हम लोग नहीं लेंगे। इस प्रकार बापू ने भारतीयों के मन में आत्मनिर्भरता की भावना का संचार किया। इस प्रकार बापू ने महात्मा गांधी ने सभी भारतीयों के मन में आत्मनिर्भरता की भावना को संचार किया, जिससे अंग्रेजों के मन में डर उत्पन्न होने लगा। देखिए दोस्तों, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखेंगे कि बापू ने भारतीयों को समझाया कि महात्मा गांधी ने भारतीयों को समझाया कि वे अंग्रेजों की आज्ञा का पालन ना करें, कि अंग्रेजों की आज्ञा का पालन न किया जाए और उनकी द्वारा दी गई नौकरियों को भी त्याग दिया जाए। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारतीयों को समझाया, जब वे कारागार में ही बंद थे तो उन्होंने भारतीयों को समझाया कि अंग्रेजों की आज्ञा का पालन ना किया जाए, यानी कि जो अंग्रेज लोग कहें उसको कोई भी भारतीय लोग ना करें, और उनके द्वारा दी गई नौकरी को भी हम नहीं करेंगे, उनकी द्वारा दी गई नौकरियों का भी त्याग कर दिया जाए। इस प्रकार बापू ने भारतीयों के मन में आत्मनिर्भरता की भावना का संचार किया। जब भारतीय लोगों के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न हो गई, महात्मा गांधी ने भारतीयों के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना जब उत्पन्न कराई, उसके बाद से ही अंग्रेजों के मन में डर उत्पन्न होने लगा। तभी से अंग्रेज लोगों के मन में डर उत्पन्न हो गया कि अब सभी भारतीय एक तरफ हो जाएंगे तो हमारे लिए डर ही है। फिर दोस्तों हमारा अगला हेडिंग रहेगा भारतीय स्वतंत्रता और बापू की हत्या। भारतीय स्वतंत्रता और बापू की हत्या कैसे हुई देखेंगे। फिर देखिए दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि बापू के इस महान कार्यों से, महात्मा गांधी की इस महान कार्यों से भारत की आजादी प्राप्त हो गई। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी की इस महान कार्य से जब भारतीय लोगों के अंदर उन्होंने आत्मनिर्भरता की भावना का संचार उत्पन्न किया, तभी से अंग्रेज लोग डरने लगे थे, और अंग्रेजों लोगों के डरने के कारण भारत देश आजाद हो गया था। तो बापू के इस महान कार्यों से भारत की आजादी प्राप्त हो गई, और बापू भारतीय इतिहास के सुंदर पन्नों में अमर हो गए, और उनकी हत्या देखिए दोस्तों हो गई। महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। यदि पूछे कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, और बिरला भवन में की थी 5:17 पर। शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या बिरला भवन में की थी। और दोस्तों यदि पूछे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। और यदि पूछे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, तो बताइएगा आप लोग। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस 9 जनवरी 1915 ईस्वी में आए थे। दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस 9 जनवरी 1915 ईस्वी में आए थे। तभी से 9 जनवरी को हमेशा विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। और दोस्तों यदि क्वेश्चन में पूछे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे, तो आप बताइएगा 21 वर्ष तक। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को क्लास 12 के सब्जेक्ट समान हिंदी में मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य का सारांश लिखना बताया। तो दोस्तों आप लोग बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य का सारांश ऐसे ही लिखेंगे, वहां पर ऐसे ही हेडिंग डालकर आप लोग लिखेंगे, और काले और नीले पेन का भी उपयोग करेंगे। हमने जो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में लिखा है, आप लोग भी इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए। जैसे लेखक का नाम किसने लिखा है, मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य हो गया,
जिसको हमने लिखा, आप लोग भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में वैसे लिखिएगा, ताकि आपकी कॉपी अच्छी दिखे और एग्जामिनर आपके कॉपी से खुश होकर आपको पूरा नंबर दें। देखिए दोस्तों, मुक्तियज्ञ जो खंडकाव्य है, यह सुमित्रा नंदन पंत ने इसके बारे में वर्णन किया है। तो देखेंगे कि पंडित सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित मुक्तियज्ञ खंडकाव्य में सन 1921 से सन 1947 ईस्वी तक के मध्य घटित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं और राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भावनाओं के बारे में चित्रित किया गया है। देखिए, हमने पहले इसके बारे में शॉर्ट में बता दिया कि मुक्तियज्ञ खंडकाव्य कब से लेकर कब तक चला और इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यह जो मुक्तियज्ञ खंडकाव्य है, इसको सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है और इसमें 1921 से 1947 ईस्वी तक के मध्य की घटित सभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटना और राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भावनाओं के बारे में इसमें चित्रित किया गया है। देखिए दोस्तों, 1947 ईस्वी तक, क्योंकि 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश अंग्रेजों से आजाद हो गया था। तो दोस्तों, हम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आप लोग जरूर अपने कॉपी में मुक्तियज्ञ खंडकाव्य लिखिए। तो दोस्तों देखिए, मुक्तियज्ञ खंडकाव्य हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि वे लोग भी मुक्तियज्ञ खंडकाव्य के बारे में जान जाएं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए और क्लास 10th और क्लास 12 के सभी वीडियो पाने के लिए बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2025 के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।